हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उसका नाम है सल्वाजुडम। सल्वाजुडम एक ऐसा नाम जो कि भारत में नक्सलिज्म से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में ये एक तरह का बोन ऑफ कंटेंशन भी रहा है। तो आखिरकार ये सल्वाजुडम क्या है और ये नक्सलिज्म से किस तरह से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1967 की, जब एक छोटी सी घटना ने पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी चिंगारी का रूप लिया। और ये घटना क्या थी? जब एक गर्भवती महिला को एक छोटे से गांव जो कि हमारा वेस्ट बंगाल है, वहाँ का दार्जिलिंग उस ज़िले के अंदर एक छोटा सा गांव जिसका नाम नक्सलबाड़ी है, वहाँ पर एक दरोगा एक गर्भवती महिला को कुछ मारपीट की वजह से उस गर्भवती महिला की कुछ दिनों में डेथ हो जाती है। इस चीज़ का जब प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पर आसपास के गांव की जो महिलाएं इकट्ठा होना स्टार्ट होती हैं और वो एक जनसभा करने की कोशिश करती हैं, तो उस एरिया के जो लोग पावरफुल थे, जिनके पास बहुत सारी लैंड थी, उन लोगों ने उन महिलाओं को ऐसा करने से रोक दिया। कई प्रकार की रिपोर्ट्स अलग अलग तरह से कहानियाँ यहाँ पर बोलती हैं, पर अंत में इन सभी का एक जो रिजल्ट निकला वो था कि जन सैलाब इकट्ठा होना शुरू हुआ। ये जन सैलाब था उन लोगों का जिनके पास ज़मीनें नहीं थीं, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, गरीब थे, और आज उनके मन में चाह थी कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर बाकी कम्युनिटीज़ की तरह वो लोग भी आगे बढ़ें, लेकिन बहुत सारी कमी होने की वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास बहुत सारी लैंड थी, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, और वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि ये जो एक ऐसा वर्ग है जो दबा कुचला वर्ग है कभी उनके सामने अपना मुंह खोल सके। इसीलिए यहाँ पर जो कानू सान्याल और चारू मजूमदार जैसे दो बड़े नेता जो कि इस पूरे के पूरे आंदोलन को यहाँ पे एक नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उन दोनों इन जो शख्सियतों को मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने एक मार्गदर्शन करना स्टार्ट किया और पूरा का पूरा जनसाला जो इनके साथ जो जितने भी लोग थे वो सारे इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। अंततः ये जो छोटी सी घटना से हुई जो हमारे नक्सलबाड़ी एरिया के अंदर देखने को मिली, आखिरकार ये पूरे इंडिया के अंदर कैसे फैलती चली गई, इससे संबंधित यहाँ पर आपको कुछ मैं फैक्ट्स और फिगर यहाँ बताने वाला हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास नक्सलबाड़ी का एक क्षेत्र था, बहुत ही छोटा सा गांव जहाँ पर ये घटना हुई, उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं दैट इज़ जो कानू सान्याल हैं, और इन्होंने चारों मजूमदार के साथ मिलकर इस नेतृत्व को प्रदान किया। और ये कुछ वो मेन फेमस नाम है इस जन आंदोलन के साथ जुड़े हुए। बट ये आंदोलन आखिरकार जो सरकार को किस तरह से चैलेंज कर रहा था और सरकार ने इसके लिए इसको दबाने के लिए क्या क्या किया, वो हमें थोड़ा सा देखना है यहाँ पर। गाइस, एक्चुअली बहुत पहले से ही अगर हम विश्व इतिहास की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने भी ये कहा है कि अगर इतिहास को पूरे अच्छे से पढ़ा जाए तो वहाँ पर आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि लड़ाई है यहाँ पर दो वर्गों के बीच में, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में। एक वो वर्ग है जिसके पास सब कुछ है, एक वर्ग वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है, अंततः जब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है और अपने अधिकारों के लिए वो एक इकट्ठे होकर एकजुट होकर आगे आने की कोशिश करता है, तो किस तरह से उसे अपना एक लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने हक के लिए, और उस जो हक के लिए लड़ी गई लड़ाई है उसको लोग कैसे दबाने की कोशिश करते हैं। अगर इतिहास को पढ़ा जाएगा तो इतिहास यही है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। तो कुछ ऐसी ही विचारधारा के साथ मिलती हुई और चाइना के एक विचारधारा जो माओ विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ नेताओं ने इस जन सैलाब को भी उसी पथ पर धकेल दिया। इस पथ पर क्या था यहाँ पर, अगर इनको ध्यान से देखें, इनकी डिमांड क्या थी। जब ये सभी लोग जो यहाँ से स्टार्ट हुए, और देखिए इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र के अंदर अगर आप देखते हैं यहाँ पर मैप के अंदर, तो सभी के सभी जितने भी आपको यहाँ पर हाईलाइटेड एरियाज दिख रहे हैं अलग अलग राज्यों के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग मिलकर इस जन सैलाब का एक हिस्सा बनते चले गए, कारवां बनता चला गया। हमें समझना होगा कि आखिरकार इन लोगों की मांग क्या थी। सबसे पहली मांग जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टेट पावर को कैप्चर करना चाहते थे, यानी कि जो इनके नेतृत्व था
वो ये मांगता था, उनकी एक मांग थी, एकजुट होकर एक चाह रहे थे वो, कि ये जो सरकार है यही इनके दुख का कारण है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ उन लोगों की सुनती है जो लोग ऊंचे ओहदे पर हैं या जिनके पास रिसोर्सेस हैं। जिनके पास कुछ नहीं है उन लोगों को यहां पर सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए एकजुट होकर इस सरकार को हटाना होगा, और सरकार हटाकर ये सोचते थे कि आर्म्ड स्ट्रगल करनी होगी उसके लिए, यानी कि हमें हथियार उठाने और हथियार उठाकर इस तरह से हम एक क्लास लेस सोसाइटी बनाएंगे जहां पर कोई क्लास नहीं होगी। ये बिल्कुल ही एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर इस प्रकार की मांग रखना वैसे ही गैरकानूनी है। परंतु जब लोग पीड़ित हों और उन्हें कोई नेतृत्व इस प्रकार का प्रदान कर दे, तो वो हो सकता है कि जन भावना बहुत बड़े स्तर पर ऐसी पैदा हो जाए कि सभी लोग उस भावना के साथ अपनी भावना को मिलाकर बहते चले जाएं। तो यहाँ पहली ही, जैसे आपको बताया, इनकी डिमांड एक, आपको जब भी हम ऐसी चीज़ों को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति किस प्रकार की यहाँ पे डिमांड रख रहा था। इसी तरह से जो ये लोग थे, इनको लगता था कि जो भी बाहर से व्यक्ति इनके राज्यों में आते हैं, इनके राज्यों में आने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे लोगों को हटा दिया जाता है, और उस ज़मीन के नीचे पड़े हुए जो रिसोर्सेज हैं, बहुत वैल्यूबल हैं, करोड़ों के अरबों के हैं, उन रिसोर्सेज पर वो लोग हक जमा लेते हैं और इनको कुछ भी नहीं दिया जाता। इसीलिए कई बार आपको ये पढ़ने को भी मिलेगा कि इनका जो आंदोलन है वो जल, जंगल, ज़मीन और खनिज का है। बहुत ही फेमस टैगलाइन है इनकी, जल, जंगल, जंगल और जमीन की लड़ाई है ये। एक्चुअली क्योंकि नक्सल जगह से शुरू हुआ था, इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे नक्सलबाड़ी विलेज से जब स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसको जो है ना नक्सल मूवमेंट का नाम भी दिया गया था। और नक्सल मूवमेंट की ये लाइन बहुत ही फेमस टैगलाइन थी, और ये हर राज्य के अंदर इसको जो है फैलाया गया। इसी तरह इनकी एक और डिमांड अब देखें तो, जो जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं उन लोगों को ज़मीन दी जानी चाहिए, जॉब्स दी जानी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। जो ट्राइबल लोग हैं, जो जंगलों में रहकर जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां बिता दी, पीढ़ियां बिता दी, उन लोगों के लिए आज क्या सरकार दे सकती है? तो उनको जॉब दे, जस्टिस दे, इनका मांग थी। यहाँ पर साथ ही साथ जो भूमिहीन फार्मर्स हैं और साथ जो वुमेन हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लोगों को अपना घर छोड़कर, अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है, यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये वो डिमांड्स हैं जो कि नक्सलबाड़ी मूवमेंट से स्टार्ट होकर, यानी कह सकते हैं आप एक नक्सलाइट मूवमेंट की ये सभी की सभी डिमांड्स थी। इन एक्चुअल जो ये डिमांड्स, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की कोई भी अगर आप डिमांड रखेंगे तो नेचुरली जो गवर्नमेंट है उसको डिमांड को नहीं मानेगी, क्योंकि गवर्नमेंट वही कर सकती है जो कि लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। इसीलिए गाइस यहाँ पर ये बात मैं कर रहा हूँ 1967 की, और ये इन्होंने अपनी लोगों ने लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद बहुत तरह की, जैसे आप कह सकते हैं, पुलिस के साथ इनकी झड़पें होती रही और ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहे, जिसकी वजह से जो स्टेट अथॉरिटीज़ उनको बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा था इन लोगों के द्वारा। तो अंततः सरकार को अब ये लगने लगा था 2000-2005 के आसपास तक आते आते कि भारत के लिए अगर कोई सबसे बड़ा आंतरिक खतरा है तो वो है नक्सलवाद। इस नक्सलवाद से निपटने के लिए, क्योंकि नक्सलवाद को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा था, ये वही क्षेत्र है जहां पर भारत के बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें। जैसे कि छत्तीसगढ़ में यहाँ के जो लोकल लोग थे, उन लोगों ने यहाँ उन, जैसे अगर आप कभी बहुत बड़े जन सैलाब किसी गांव पर जब अटैक करते थे या वहाँ पे लूट मार करने के इरादे से जब जाते थे, या वहाँ के लोगों को परेशान किया जाता था कि आप भी हमारे आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, नहीं तो हम आपको नुकसान पहुँचाएंगे, तब कई गांव के जो लोग थे उन लोगों ने सोचा कि हम लोगों को भी हमारी आत्मरक्षा करनी होगी। और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उस समय पर, 2005 की बात कर रहा हूं, उस समय पर स्टेट गवर्नमेंट ने जो वहीं के लोकल लोग थे, गांव के लोग थे, उन लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, और साथ ही साथ किस प्रकार से अपने गांव की आत्मरक्षा करते हुए नक्सलियों को खदेड़ना है, इस प्रकार का उनसे एक एक्सपेक्टेशन यहां पे रखी जाने लगी। जिस एक आर्मी को यह बनाया जा रहा था, जिन लोगों को ट्रेन किया जा रहा था नक्सलियों के खिलाफ, उनके ग्रुप का नाम था सलवा जुडम।
तो सल्वा जुडम एक ऐसी एक इनफॉर्मल आर्मी थी, जिस इनफॉर्मल आर्मी का एक ही लक्ष्य था कि वो नक्सल मूवमेंट को रोके। बाद में बहुत बड़े लेवल पर इसके खिलाफ जैसे पिटिशंस डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये गलत है। सल्वा जुडम एक प्रकार की, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पूरी तरह ट्रेन नहीं हैं। लेकिन बाद में गवर्नमेंट्स ने क्या किया, एक नया कानून बनाया, और कानून बनाकर इन लोगों को ऑक्सिलरी फोर्स, यानी कि जैसे फौजियों को हम मान्यता देते हैं उसी तरह से इन्हें भी एक प्रकार की स्पेशल फोर्सेस मान लिया गया, जो कि पुलिस जैसा काम कर रही थी। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स या उस तरह की कोई ऑक्सिलरी एक फोर्स का दर्जा दे दिया गया। तो अंततः यहाँ पर इसी तरह सल्वा जुडम जैसे नाम दिया गया, इसी तरह से कोयाक कमांडोज भी ग्रुप बनाए गए। उसके बाद यहां पर जिस केस की बात कर रहा था वो बहुत ही फेमस केस था, जिसका नाम था नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जहां पर सरकार को यह कहा गया कि इस प्रकार की कोई फोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 और 21 का ये उल्लंघन है। पर बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने एक नया कानून बनाकर इन्हें, मतलब जो एक सल्वा जुडम जो एक फोर्स है उसको एक नया रूप दिया, और अब इनको जो है लीगलाइज कर दिया गया था। ये वो केस था, ये 2011 के अंदर मतलब इसकी जजमेंट आई थी। इसी तरह से गाइस एक ऑपरेशन ग्रीन हंट भी हुआ। ऑपरेशन ग्रीन हंट 2010 के साथ स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो हमारे पास सीआरपीएफ वगैरह है या जो बाकी फोर्सेस हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया, ताकि इस बढ़ते हुए नक्सलिज्म की भावना को रोका जा सके। इसीलिए छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तरिया बटालियंस बनाई गई, आंध्र प्रदेश के अंदर ग्रे हाउंड्स बनाए गए। ये सभी एक प्रकार की फोर्सेस के ही नाम हैं। पर बाद में अगर हम देखें भारतीय सरकार ने, क्योंकि ये लोग भी भारतीय ही हैं, जिन लोगों को आज नक्सली कहा जा रहा है वो लोग भी भारतीय हैं, इसीलिए सरकार ने उनकी जो डिमांड्स थी उनको पूरा करते हुए यहाँ पर जैसे नई रोशनी, समाधान स्कीम, इस प्रकार की स्कीम्स को लॉन्च किया गया, जिसके तहत उनके क्षेत्रों में जहां जहां पर नक्सलवाद ज़्यादा फैला वहां उन पीड़ित प्रदेश जगहों के अंदर डेवलपमेंट करवाई गई, लोगों के लिए स्कूलिंग, हेल्थ और वहाँ पर एजुकेशन वगैरह के जो और भी इंस्टीट्यूशंस को ओपन किया गया। साथ ही साथ उनको नई तरह की जो स्किल डेवलप करने के लिए भी यहाँ पे प्रेरित किया गया, ताकि ये लोग आने वाले समय में जो मुख्य धारा है, यानी कि मेन स्ट्रीम इंडिया की जो जैसे दिल्ली है या जो डेवलप्ड हमारे एरियाज़ हैं, जिस तरह से वो लोग एक डेवलपमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग भी उसी तरह से एंजॉय करें। तो भारतीय सरकार ने अपने लोगों को, यानी कि नक्सल एक जैसे भावना के साथ जो चल रहे हैं लोग, उन लोगों को समझाते हुए इन लोगों के लिए डेवलपमेंट के काम भी किए, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी वहाँ पे डिप्लॉय करना स्टार्ट किया। और अब एज अ रिजल्ट 2013 में जो नक्सल पीड़ित जो हमारे पास क्षेत्र थे, वो अगर हम चेक करते हैं तो लगभग 182 के आसपास ऐसे जिले थे, जहाँ ऐसे राज्य और ऐसे वहाँ पे जिले जहाँ पर ये नक्सल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। और अब एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट आज हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ही क्षेत्र यहाँ पे ऐसे रह गए हैं जहाँ पर ये एक नक्सल मूवमेंट अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्रिंक फॉर्म में आपको दिखाई देती है। सो गाइस, इस पूरी की पूरी जो नक्सल मूवमेंट है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो आमतौर पर ये बार बार बहुत सारे न्यूज़ के अंदर या जब भी कभी आप देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट होती है कि नक्सलाइट मूवमेंट है, ये अपने लोग हैं, इनको नहीं मारा जाना चाहिए। सरकार कहते हैं कि नहीं, ये लोग सरकार के खिलाफ काम करते हैं, लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ काम करते हैं, इसीलिए इन्हें रोकने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक बीच का रास्ता यही है कि उन लोगों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए वहीं पर ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे जॉब्स क्रिएशन करनी होंगी, ताकि वो लोग भी एक हेल्दी लाइफ को लीड कर सकें। और इस समय पर जो मौजूदा सरकार है वो अपने पूरी तरह से हर प्रयास उनका इस दिशा में है, ताकि जो नक्सल मूवमेंट है इसको रोका जा सके और अपने ही देश के अपने लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दुर्गति से बचाया जा सके। सो आई होप आपको जो सल्वा जुडम है, जो कि एक फोर्स बनाई गई थी और भारतीय राजनीति के अंदर हाल ही में इसके बारे में बातचीत भी चल रही थी कि बहुत पुराने समय सल्वा जुडम हुआ था जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ वो, यानी कि उसे स्टेट लीगलाइज तरीके से मान लिया गया। तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पे चूज़ किया था। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो कि एक
ओवरऑल हमारा सिनेरियो है वो आपको समझ आया होगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करें, सो दैट आपको टाइमली जब भी हम कभी कोई नए कंटेंट को अपलोड करते हैं तो उस समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच गाइस।